लर्निंग कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होती हैं एएचडी के बारे में। तो सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन पढ़ लेते हैं। एएचडी होता क्या है, उसका कंसेप्ट क्या है, एटियोलॉजी क्या है, प्रेवलेंस क्या है, इंसिडेंस क्या है, हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव, कल्चरल पर्सपेक्टिव, मिथ्स क्या हैं, रिसेंट ट्रेंड्स क्या हैं और अपडेट्स क्या हैं। ये सारी चीज़ों के बारे में आज हम पढ़ेंगे। ऑटिज़म इज़ एन abnormal ब्रेन फंक्शनिंग डिसऑर्डर। ऑटिज़म क्या है? एक abnormal ब्रेन फंक्शनिंग डिसऑर्डर है। ADHD इज अ न्यूरोलॉजिकल एंड डेवलपमेंटल डिसऑर्डर। क्या है? ADHD क्या है? एक न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है जिसमें अफेक्ट होता है, यानी परेशानी क्या चीज़ में डिफ़िकल्टीज होती है बच्चों पर पर्सनस को। दैट अफेक्ट हाउ पीपल इंटरेक्ट विथ अदर्स, मतलब हम एक दूसरे से कैसे इंटरेक्ट करें, कम्युनिकेट कैसे करें, बातचीत कैसे करें, लर्न करने में, कोई भी लर्निंग करने में परेशानी होती है, और बिहेवियर इश्यूज बहुत सारे होते हैं। ऑल्थो ऑटिज़म कैन बी डायग्नोज एट एनी एज। ऑटिज़म को हम किसी भी एज में डायग्नोज कर सकते हैं। इट इज़ डिस्क्राइब्ड एज डेवलपमेंटल डिसऑर्डर। ये इसे डेवलपमेंटल डिसऑर्डर श्रेणी में भी रखा जाता है, और सिम्टम्स जनरली अपीयर एट द एज फर्स्ट 2 years ऑफ लाइफ, मतलब पहले शुरुआती के 2 या 3 सालों में जो है इसके सिम्टम्स दिखने शुरू हो जाते हैं। अब DSM-5 के अकॉर्डिंग जो है ADHD होता क्या है, तो DSM क्या है, तो डायग्नोस्टिक एंड स्टैटिस्टिकल मैनुअल ऑफ मेंटल डिसऑर्डर्स। ठीक है, एक गाइड है जो किसने क्रिएट किया है, APA ने क्रिएट कराया है, यानी कि अमेरिकन साइकेट्रिक एसोसिएशन, जो कि हेल्थ केयर प्रोवाइड करता है। ठीक, प्रोवाइडर है जो डायग्नोस करने में मेंटल डिसऑर्डर, जितने भी प्रकार के मेंटल डिसऑर्डर हैं उसको डायग्नोस करने में हेल्प करता है। तो पीपल विथ ADHD ऑफ्टन हैव, यानी कि जो पर्सन्स विथ ADHD हैं, ऑटिज़म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर्स हैं, उनके अंदर APA के अनुसार या DSM-5 के अनुसार जो है कौन सी ये 3 चीज़ों के बारे में बताया गया है जिसमें पर्सन्स को डिफ़िकल्टीज़ का सामना करना पड़ता है। अब पहला है डिफ़िकल्टी विथ कम्युनिकेशन एंड इंटरेक्शन विथ अदर पीपल, यानी कि बातचीत करने में और इंटरेक्ट करने में दूसरे लोगों के साथ डिफ़िकल्टी का सामना करना पड़ता है। दूसरा है रिस्ट्रिक्टेड इंटरेस्ट किसी भी चीज़ में बहुत ही कम होता है, और रिपीटेटिव बिहेवियर्स जो है इशू होता है, बार बार रिपीट करते रहेंगे बिहेवियर। अगर उन्हें मान लीजिए पानी चाहिए होगा तो रिपीट करेंगे पानी 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 पानी। खाना अगर उन्हें भूख लगी है, खाना अगर उनको चाहिए होगा तो खाना 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 ऐसे रिपीट करते रहेंगे, वर्ड्स को रिपीट करते रहते हैं। सिम्टम्स दैट अफेक्ट देयर एबिलिटी टू फंक्शन इन स्कूल जाने में परेशानी हो सकती है। ठीक है, वहाँ पे कार्य करने में परेशानी का सामना करना पड़ सकता है, और अदर एरियाज ऑफ लाइफ, यानी कि हमारे जो डेवलपमेंटल एरियाज़ हैं उस लाइफ में उनको अफेक्ट करता है, मतलब पर्सनल स्किल्स हो गए। ठीक है, या फिर ADL एक्टिविटीज़ है, उसमें ADL एक्टिविटीज़ को करने में परेशानी का सामना करना पड़ता है, मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। ऑटिज़म इज नोन एज स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर बिकॉज ऑटिज़म को एक स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर भी कहा जाता है। कारण क्या है इसका, क्योंकि इसमें जो है बहुत सारी वेरिएशंस, यानी बहुत सारे टाइप्स होते हैं। हर लेवल पे अलग अलग ऑटिज़म्स के सेवरिटी लेवल्स अलग अलग होते हैं। ठीक है, सिम्टम्स उनके अलग अलग शो होते हैं, इसलिए इसको स्पेक्ट्रम भी डिसऑर्डर भी कहा जाता है। अब पीपल ऑफ ऑल जेंडर, मतलब जितने भी जेंडर्स हैं, मेल है फीमेल है, रेस हो गया, एथेंटिसिटी हो गया, इकोनॉमिक बैकग्राउंड, मतलब किसी भी इकोनॉमिक बैकग्राउंड से व्यक्ति हो, ठीक है, अगर वो कोई भी डायग्नोज हो सकता है ADHD से, या फिर ये कह सकते हो कि जितने भी ADHD डायग्नोज पीपल्स हैं वो किसी भी बैकग्राउंड से, किसी भी रेस, कास्ट, जेंडर या एथेंटिसिटी या इकोनॉमिक बैकग्राउंड से बिलोंग कर सकते हैं। इनका लाइफ जो है ये ADHD जो है एक लाइफ लॉन्ग डिसऑर्डर है, लेकिन हाँ इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं, स्पेसिफिक ट्रीटमेंट नहीं है, लेकिन हाँ इसको हम ट्रीटमेंट और सर्विस के माध्यम से कम ज़रूर कर सकते हैं, इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं पर्सन्स के बीच में।
ठीक है, पर्सन्स के जो लाइफ में है इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं, इनके सिम्टम्स को कम करने का प्रयास कर सकते हैं या रोक सकते हैं। ठीक है, एंड डेली फंक्शनिंग की जो एक्टिविटीज़ हैं उसमें हम इन्हें थोड़ा सा सहायक के रूप में कार्य कर सकते हैं। द अमेरिकन अकेडमी ऑफ पेडियाट्रिक्स रिकमेंड दैट ऑल चिल्ड्रन रिसीव स्क्रीनिंग फॉर ऑटिज़म। अमेरिकन अकेडमी ऑफ पेडियाट्रिक्स ने रिकमेंड किया है कि जितने भी ऑटिज़म्स हैं वाले बच्चे हैं उनको सबसे पहले स्क्रीनिंग की जाए, स्क्रीनिंग के लिए बुलाया जाए। केयर गिवर्स शुड टेक या टॉक टू देयर चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोवाइडर अबाउट ASD स्क्रीनिंग और इवैल्यूएशन। केयर गिवर जो है चाइल्ड के साथ रहेगी, तो बातचीत करेगी, ठीक है, स्क्रीनिंग के समय, ठीक, और सारी चीज़ें जानकारी प्राप्त कराएगी डॉक्टर्स को। ASD या न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर, ASD जो है वो न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर भी है जो ड्यूरिंग अर्ली चाइल्डहुड में शो हो जाता है। द टर्म ऑटिज़म वाज फर्स्ट, पहली बार ऑटिज़म जो शब्द है उसका यूज लियो कैनर ने 1943 में किया था। ठीक है, ऑटिज़म की शुरुआत यहीं से हुई। ही डिस्क्राइब्ड इट एज अ साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर, इन्होंने डिस्क्राइब किया था कि यह एक साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर है। अकॉर्डिंग टू हिज डिस्क्रिप्शन पीपल विद ऑटिज़म सो, मतलब इनके अनुसार जो है ऑटिज़म क्या है, इनएबिलिटी टू रिलेट टू इन एन ऑर्डिनरी वे टू पीपल एंड सिचुएशंस, यानी सिचुएशन के अनुसार जो है इनेबल होते हैं बच्चे, यानी कि कार्य क्षमता उनमें नहीं होती। सिचुएशंस के अनुसार वो अपने सिचुएशंस के अनुसार अपने आप को ढाल नहीं पाते हैं, हर सिचुएशंस में अपने आप को संभाल नहीं पाते हैं। जैसे हम लोग सिचुएशंस को संभाल लेते हैं लेकिन वो नहीं संभाल पाएंगे। ठीक है, एज पर द सेंटर फॉर डिजीज़ CDC कंट्रोल एंड प्रिवेंशन, यानी CDC के अनुसार 2020 के अनुसार प्रिवलेंस रेट जो है ASD का है, प्रत्येक 36 में से एक बच्चा जो है ASD निकल रहा है। 2020 में सर्विलेंस किया गया था CDC के अनुसार, उसके अनुसार जो है 36 में से कोई एक बच्चा जो है जिसको ASD है, यानी ऑटिज़म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर है। इससे पहले जो था 2011 के अनुसार प्रत्येक 44 में से एक बच्चा जो था ASD था। अब इसके साइन और सिम्टम्स क्या क्या हैं ASD ऑटिज़म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर के साइन एंड सिम्टम्स क्या हैं। तो पहला है सोशल कम्युनिकेशन या इंटरेक्शन बिहेवियर। अब इसमें क्या क्या चीज़ आते हैं, तो मेकिंग लिटिल या इनकन्सिस्टेंट आई कॉन्टैक्ट, मतलब बच्चा जो है आई कॉन्टैक्ट नहीं करता है, या पेयरिंग नॉट टू लुक एट और लिसन टू पीपल हु आर टॉकिंग, हमारी बातों को नहीं सुनेंगे। ठीक है, हम क्या बातचीत कर रहे हैं उसके ऊपर ध्यान नहीं जाएगा उनका। इनफ्रिक्वेंटली शेयरिंग इंटरेस्ट, मतलब अपनी बातों को शेयर करने में इंटरेस्ट नहीं होते हैं, इमोशंस को शेयर करने में इंटरेस्ट नहीं होते, और इन्जॉयमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट और एक्टिविटी इंक्लूडिंग इनफ्रिक्वेंटली पॉइंटिंग एट शोइंग थिंग्स टू अदर्स। अगर कोई भी एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, ठीक है, अगर उनको कुछ चाहिए होगा, कोई थिंग चाहिए होगा, कोई ऑब्जेक्ट चाहिए होगा, तो वो पॉइंट आउट करके बताते हैं कि हाँ मुझे वो सामान चाहिए, ऐसे बोल करके नहीं बताते हैं। नोट रिस्पॉन्ड नहीं करते हैं, अगर करते भी हैं तो स्लो रिस्पॉन्ड करते हैं, समय बहुत लेते हैं। हैविंग डिफ़िकल्टीज विद द बैक एंड फोर्थ कन्वर्सेशन, आपस में बातचीत करने में डिफ़िकल्टी का सामना करना पड़ता है। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जैसे कि डिस्प्लेइंग फेशियल एक्सप्रेशंस, मूवमेंट, गेस्चर do not match what is said, having unusual tone of voice and sound, sing and song and float robot like। ठीक है, यानी फेशियल एक्सप्रेशंस कैसे शो करना है, मूवमेंट कैसे करना है, गेस्चर्स कैसे करना है सामने व्यक्ति के सामने, ये चीज़ जो है नहीं कर पाते हैं ठीक तरीके से। इन सभी चीज़ों को करने में, या उनका जो वॉइस होता है, टोन का वॉइस होता है वो अनयूजुअल होगा। ठीक है, अपने आप में ही गुनगुनाने लगेंगे, अपने आप में खोए हुए रहते हैं, बाहर क्या हो रहा है कुछ पता नहीं चलता है उनको।
हैविंग ट्रबल अंडरस्टैंडिंग अनदर पर्सन पॉइंट ऑफ व्यू, मतलब दूसरे पर्सन्स के पॉइंट ऑफ व्यू को समझने में परेशानी का सामना करना पड़ता है उनको। डिफ़िकल्ट एडजस्टिंग बिहेवियर टू सोशल सिचुएशन में जो है बिहेवियर को एडजस्ट करने में परेशानी का सामना करना पड़ेगा उनको। एंड शेयरिंग इन इमेजिनेटिव प्ले, और मेकिंग फ्रेंड्स बनाने में या फिर अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करने में डिफ़िकल्टीज़ का सामना करना पड़ता है। अब दूसरा है इसमें रिस्ट्रिक्टिव या रिपीटेटिव बिहेवियर कहा जाता है, जिसमें बच्चा बार बार रिपीट करते रहेगा, वर्ड्स हो, सेंटेंस को हो या कोई ऑब्जेक्ट हो, ठीक है, उसको रिपीट करता रहता है। रिपीटिंग सर्टेन बिहेवियर और अनयूजुअल बिहेवियर शो करता है, जैसे कि अब बिहेवियर एकोलेलिया। इकोलेलिया क्या होता है, जो बार बार एक ही वर्ड को रिपीट करता है बच्चा, ये एक ही सेंटेंस को रिपीट करता रहेगा। कोई स्पेसिफिक टॉपिक्स, ठीक है, इंटरेस्ट अगर होता है उनको तो कोई एक स्पेसिफिक टॉपिक है, जैसे नंबर, डिटेल या फैक्ट्स, किसी एक चीज़ पे इंटरेस्ट होता है, बहुत कम इंटरेस्ट होता है उन्होंने। फोकस इन ओवरली फोकस इंटरेस्ट सच एज विथ मूविंग ऑब्जेक्ट और पार्ट ऑफ ऑब्जेक्ट्स पे फोकस करते हैं। बिकम अपसेट अ स्लाइट चेंजिंग इन रूटीन, अगर उनके रूटीन में थोड़ा सा भी बदलाव हुआ, ठीक है, तो उनको परेशानियों का सामना करना पड़ता है। मोर सेंसिटिव होते हैं और लेस सेंसिटिव, दोनों प्रकार के होते हैं। इनको सेंसरी इश्यूज़ का सामना करना पड़ता है, इनके अंदर सेंसरी इश्यूज, जैसे लाइट से परेशानी हो सकती है, किसी को लाइट से परेशानी होती है कुछ बच्चों को, तो कुछ बच्चों को जो है लाइट जो है अच्छी लगती है। साउंड से परेशानी होती है कुछ बच्चों को, तो कुछ बच्चों को साउंड अच्छे लगते हैं। क्लॉथिंग, टेम्परेचर से भी इनको परेशानियों का सामना करना पड़ता है। मतलब सेंसरी इश्यूज़ ज़्यादा अफेक्ट करते हैं बच्चों को, ASD वाले बच्चों को। पीपल विथ ASD में एक्सपीरियंस स्लीप प्रॉब्लम्स एंड इरिटेबिलिटी, इरिटेट बहुत जल्दी हो जाते हैं और स्लीपिंग प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा होती हैं इनके अंदर। साथ ही साथ स्पेक्ट्रम आल्सो में स्ट्रेंथ इंक्लूडिंग लॉन्ग टर्म ऑफ टाइम, यानी कि बीइंग एबल लर्निंग थिंग्स डिटेल, मतलब डिटेल में कोई भी चीज़ जो है लंबे समय तक याद नहीं रख पाते हैं। शॉर्ट टर्म तक तो उन्हें याद लगेंगे, लॉन्ग टर्म तक याद नहीं रख पाते हैं। उनका जो है स्ट्रॉन्ग विजुअल और ऑडिटरी लर्नर्स होते हैं। ASD बच्चे जो हैं उनका विजुअली और ऑडिटरी जो प्रोसेस है वो स्ट्रॉन्ग होता है, जल्दी से याद कर पाते हैं, देख करके किसी भी ऑब्जेक्ट को देख करके फट से याद कर लेंगे और लर्न भी कर लेते हैं सुन करके। उनका स्ट्रेंथ होता है जैसे मैथ हो गया, साइंस हो गया, म्यूज़िक हो गया, आर्ट्स हो गया। अगर कोई स्पेसिफिक सब्जेक्ट में उनका स्ट्रॉन्ग है तो वो उस फील्ड में आगे और बेहतरीन कर सकते हैं। अब कॉजेज़ और रिस्क फैक्टर्स क्या क्या चीज़ होती हैं ASD में, तो इनका कोई प्राइमरी काउज नहीं है। रिसर्चर्स के अनुसार जो है कोई भी प्राइमरी काउज नहीं है ASD का, लेकिन हाँ स्टडी के अनुसार पाया गया है कि जीन्स जो है और इन्वायरमेंटल जो फैक्टर्स हैं वो हो सकती हैं डेवलपमेंट में। सम फैक्टर्स जैसे कि ASD के कारण हो सकते हैं, जैसे सिबलिंग विथ ASD, अगर कोई सिबलिंग है ASD या ओल्डर पेरेंट्स हैं, या फिर जेनेटिक्स कंडीशन है जैसे डाउन सिंड्रोम या फ्रेंजाइल एक्स सिंड्रोम हो गया, या लो बर्थ वेट है बच्चे का, तब ये सारे कारण हो सकते हैं। हेल्थ केयर प्रोवाइडर हेल्थ केयर प्रोवाइडर क्या करता है, डायग्नोज करता है ASD को, उनके पर्सन्स के बिहेवियर्स को और डेवलपमेंट को डायग्नोज करता है। साथ ही रिलायबल डायग्नोज बाय द एज ऑफ 2 years एंड इम्पोर्टेंट टू सीक एन एवोल्यूशन एंड सून एज पॉसिबल, जितनी जल्दी हो सके उसका एवोल्यूशन करना आवश्यक। और ASD डायग्नोज करने के बाद अगर पता चल गया कि हाँ बच्चे को ASD है, कौन सा एरिया स्ट्रेंथ है, कौन सा वीकनेस है, किस में उसको ट्रीटमेंट करने की आवश्यकता है या सर्विसेज देने की आवश्यकता है, तो तुरंत ही ट्रीटमेंट और जो सर्विसेज की आवश्यकता है, इंटरवेंशन की आवश्यकता है, उसको उसी समय से शुरू कर दी जाती है, ट्रीटमेंट देना स्टार्ट किया जाता है। ASD is important as proper care services and reduce
इनको जो ASD वाले बच्चे जो है इनको प्रॉपर केयर, प्रॉपर गाइडेंस की आवश्यकता होती है, सर्विसेज की आवश्यकता होती है, जिसके माध्यम से उनकी डिफ़िकल्टीज़ को रिड्यूस यानी कम किया जा सकता है, उनको हेल्प किया जा सकता है और साथ ही उनके स्ट्रेंथ को बिल्ड यानी बढ़ा सकते हैं, बिल्ड और नए स्किल्स सीख सकते हैं। पीपल विथ ASD जो है बहुत ही बड़ी मात्रा में इश्यूज़ या चैलेंजेस बहुत ज़्यादा चैलेंज फेस करते हैं। साथ ही साथ नो सिंगल बेस्ट ट्रीटमेंट फॉर ASD, कोई सिंगल ट्रीटमेंट नहीं है ASD के लिए, ठीक है। हर क्षेत्र के लिए अलग अलग ट्रीटमेंट की आवश्यकता पड़ती है। अब टाइप है ASD के, तो टाइप में कौन कौन सा है? एक है एस्पर्जर सिंड्रोम, ये माइल्डर स्पेक्ट्रम ऑटिज़म स्पेक्ट्रम होता है, जिसमें एस्पर्जर सिंड्रोम्स जो है इंटेलिजेंट होते हैं, बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट। एस्पर्जर सिंड्रोम जिन बच्चे को ASD वाले बच्चे जो हैं अगर उनमें एस्पर्जर सिंड्रोम पाया जाता है तो इंटेलिजेंट होते हैं और अपने लाइफ को हैंडल करने में सक्षम होते हैं और इनका फोकस होता है, इंटरेस्ट होता है किसी भी चीज़ में, किसी भी टॉपिक में डिस्कस करने में नॉन स्टॉप वो आपसे डिस्कस कर सकते हैं। लेकिन इनको जो है सोशल इंटरेक्शन करने में परेशानियों का सामना करना पड़ता है, ये एक दिक्कत है। PDD-NOS यानी परवेसिव डेवलपमेंटल डिसऑर्डर नॉट अदरवाइज स्पेसिफाइड, यानी इसमें क्या होता है? डायग्नोज इंक्लूड मोर चिल्ड्रन हुज मोर सीवियर देन एस्पर्जर सिंड्रोम, यानी एस्पर्जर सिंड्रोम से अधिक जो है सीवियर होते हैं PDD-NOS वाले बच्चे, लेकिन नॉट एज सीवियर एज ऑटिस्टिक डिसऑर्डर, यानी कि ना एस्पर्जर सिंड्रोम से अधिक होते हैं और ऑटिस्टिक डिसऑर्डर है उससे कम होते हैं, ठीक है। यानी ये समझ लो कि इन दोनों का मैच होता है, इंक्लूड। ऑटिस्टिक डिसऑर्डर ओल्डर टर्म है ऑटिज़म स्पेक्ट्रम का दैन एस्पर्जर एंड PDD-NOS, इट इंक्लूड द सेम टाइप ऑफ सिम्टम्स बट अ मोर इंटेंसिव लेवल। सिम्टम्स जो है सेम टाइप्स के होते हैं ऑटिस्टिक डिसऑर्डर के, लेकिन लेवल जो उनका होता है वो हाई होता है। जैसे एस्पर्जर सिंड्रोम या PDD-NOS का जो सिम्टम्स है सेम रहेंगे, बस थोड़ा सा लेवल हाई होता है, इंटेंसिव होता है। CDD यानी चाइल्डहुड डिसइंटीग्रेटिव डिसऑर्डर, ये बहुत ही रेयर पाया जाता है, रेयर मात्रा में होता है। मोस्ट सीवियर पार्ट ऑफ द स्पेक्ट्रम, ये सबसे अधिक सीवियर होता है। इट डिस्क्राइब चिल्ड्रन हु डेवलप नॉर्मली, इसमें क्या है? बच्चे का डेवलपमेंट तो नॉर्मली होगा, लेकिन अचानक से ही जैसे 2 या 4 साल का बीच है बच्चा, या 4 साल के बाद जो है बच्चे का जो है सोशल, लैंग्वेज और मेंटल स्किल जो है वो लॉस हो जाएगा क्विकली, मतलब उसमें परेशानियों का सामना हो सकता है और वो कारण हो सकता है सीजर डिसऑर्डर के कारण ऐसा हो सकता है। ये बहुत ही रेयर मात्रा में पाया जाता है बच्चों में। अब कुछ 15 कॉमन मिथ्स हैं ऑटिज़म के बारे में, ठीक है। तो ऑटिज़म इज़ अ डिजीज़, ये सभी ज़्यादातर लोग मानते हैं कि ऑटिज़म एक डिजीज़ है, जबकि ऐसा है नहीं, मिथ है ये। वैक्सीनेशन काउजेज ऑटिज़म, वैक्सीनेशन लगाने से जो है ऑटिज़म हो जाता है, जो कि ये भी गलत है, रॉन्ग है। ऑटिज़म इज़ बिकम एन एपिडेमिक, ये भी रॉन्ग है। ऑल ऑटिस्टिक पीपल हैव अ सेवेंट स्किल, सबका सेवेंट स्किल होता है, ये भी गलत है, सबके अलग अलग होते हैं। ऑटिस्टिक पीपल डज नॉट फील इमोशन, ये भी गलत फहमी है लोगों को, उनको भी इमोशंस फील्स होते हैं, बस अंतर क्या है? वो शो नहीं कर पाते हैं, कैसे शो करना है उनको ये पता नहीं है, बिहेवियर कैसे इशू शो करना है उनको वो समझ नहीं आता है। ऑटिस्टिक पीपल हैव इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी एंड कैन नॉट स्पीक, ऑटिस्टिक पीपल जो हैं वो बोल नहीं सकते हैं, और इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, हाँ कुछ बच्चों के हो सकता है कि वो बोल नहीं, नॉन वर्बल स्पीक कम्युनिकेशन करते हैं, लेकिन तब भी ठीक है, कुछ बच्चे हो सकते हैं जो कि स्पीक नहीं कर सकते, बातचीत नहीं कर सकते, लेकिन सभी में ऐसा नहीं कहा जा सकता है। वन कैन ग्रो आउट ऑफ ऑटिज़म, ऑटिस्टिक पीपल कैन नॉट लर्न नहीं कर सकते हैं, जबकि ऐसा नहीं है, बहुत सारे ऐसे ऑटिस्टिक पीपल्स हैं जो आज बहुत नाम कमा रहे हैं, बहुत बड़े क्षेत्र में कार्य भी कर रहे हैं।
ठीक है, बहुत ऐसे हैं ऑटिस्टिक है जो साइंटिस्ट भी रह चुके हैं। ऑल ऑटिस्टिक पीपल्स आर मैथ जीनियस, सारे ऑटिस्टिक पीपल जो है मैथ जीनियस होते हैं, ज़रूरी नहीं है, क्योंकि सबका अलग अलग लेवल होता है, सबका अलग अलग स्किल्स होता है, तो सारे कह नहीं सकता है। कोई साइंस में अच्छा जीनियस हो सकता है, तो ये भी गलत है। ऑटिस्टिक पीपल आर शाय एंड इंट्रोवर्टेड, ये भी गलत है। ऑटिस्टिक पीपल कैन नॉट लाइव इंडिपेंडेंटली, नहीं, ऐसा ज़रूरी थोड़ी है। अगर बच्चा माइल्ड लेवल का है तो वो उसको अगर थोड़ा सा हेल्प सपोर्ट अगर प्रोवाइड कर दो तो वो अपना लाइफ इंडिपेंडेंट जी सकता है। ऑटिज़म इज़ अ लर्निंग डिसेबिलिटी, ऑटिज़म जो है एक लर्निंग डिसेबिलिटी, ये भी गलत है, इसका कोई लेना देना ही नहीं है लर्निंग डिसेबिलिटी से। और पीपल विथ ऑटिज़म कैन नॉट फॉर्म रिलेशनशिप, यानी कि जो ऑटिज़म पीपल्स है वो रिलेशनशिप में नहीं रहते हैं या रिलेशनशिप निभा नहीं सकते हैं, ये भी गलत है, ये मिथ्स हैं सारे। आई मीन मेनली जो है किन एरियाज़ में डिफ़िकल्टीज़ का सामना करना पड़ता है ऑटिज़म ASD वाले बच्चे, तो सोशल इंटरेक्शंस में परेशानियों का सामना करना पड़ता है। कोग्निटिव स्किल्स है इनके, ये वीक होते हैं। किसी किसी का कम्युनिकेशन जो है वीक होता है, किसी किसी का सेंसरी इश्यूज़ होते हैं, मोस्टली जो है सेंसरी इश्यूज़ होती हैं और बिहेवियरल इश्यूज़ होती हैं ASD में। अब इसमें 3 लेवल्स बताए हैं ऑटिज़म के। लेवल 1 जो है रिक्वायरिंग सपोर्ट, जिसमें लोएस्ट लेवल होता है और हाईएस्ट फंक्शनिंग होता है। लेवल इनका लो रहेगा लेकिन फंक्शनिंग हाई करते हैं। सोशल इंटरेक्शन में डिफ़िकल्टीज़ का सामना करना पड़ता है और इंटरेस्ट भी जो है सोशल इंटरेक्शन में है डिक्रीज़, यानी कम होता है। स्ट्रगल करते हैं स्विचिंग और एक्टिविटीज़ में के बीच जो है स्ट्रगल करने का बहुत ज़्यादा स्ट्रगल होता है। ऑर्गेनाइज और प्लान, किसी भी चीज़ को ऑर्गेनाइज करने में या प्लान करने में इनको परेशानियों का सामना करना पड़ता है लेवल 1 को। लेवल 2 में रिक्वायरिंग सब्सटेंशियल सपोर्ट, यानी कुछ सपोर्ट्स की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, नोटिसेबल सोशल इम्पेयरमेंट इवन विद सपोर्ट, सोशल इम्पेयरमेंट है अगर किसी बच्चे को तो सपोर्ट्स की आवश्यकता पड़ेगी। प्रॉब्लम विथ वर्बल और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, वर्बल और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में दिक्कत का सामना करना पड़ता है। स्ट्रगल कॉपिंग विथ चेंज, अगर हम चेंज करते हैं, एनवायरनमेंट चेंज करते हैं तो उसमें परेशानी का सामना करना पड़ेगा। चेंजिंग फोकस और एक्टिविटीज़ कैन काज डिस्ट्रेस, ठीक है। फ्रिक्वेंटली अपेयरिंग रिस्ट्रिक्टिव और रिपीटेटिव बिहेवियर शो करते हैं। लेवल 3 जो हाई लेवल पे आ जाता है, सब्सटेंशियल सपोर्ट, जिसमें सीवियर बच्चे हो गए। पहले का लेवल 1 में था माइल्ड बच्चे हैं, ठीक है। लेवल 2 में क्या है, मॉडरेट बच्चे हो गए, और लेवल 3 में सीवियर बच्चे हो जाते हैं, या प्रोफाउंड लेवल के जो बच्चे हैं वो आ जाते हैं, सीवियर प्रोफाउंड दोनों। सीवियर प्रॉब्लम्स विद वर्बल नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, यानी अधिक परेशानी है, ठीक है। मोर सपोर्ट की आवश्यकता पड़ती है, ठीक है। साथ ही रिस्ट्रिक्टिव और रिपीटेटिव बिहेवियर शो करते हैं। डेली फंक्शनिंग में जो है उनको एडियल एक्टिविटीज़ करने में परेशानी का सामना करना पड़ता है, और साथ ही साथ रेयरली स्पीकिंग लॉजिकल एंड विथ फ्यू वर्ड्स, मतलब बहुत ही मुश्किल से कुछ वर्ड्स वो बोल पाते हैं या फिर लर्न कर पाते हैं। थैंक यू वेरी मच। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।